नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, जो मैग्नेटिक फिनोमेना है, ये कैसी फिनोमेना होती है? यूनिवर्सल फिनोमेना है नेचर में। वास्ट डिस्टेंस गैलेक्सीज, द टाइनी invisible atom, human and beast, are all are permeated through with a host of magnetic field from variety of sources. अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। फिर है द वर्ड मैग्नेट। यहाँ पे देखना एक चीज लिखी है, द वर्ड मैग्नेट। ये जो मैग्नेट वर्ड है ना, ये कहाँ से डिराइव हुआ? द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइसलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नेशिया, वेयर मैग्नेटिक ओर डिपोजिट वर फाउंड, है ना। और ये कैसे पता चला था? लगभग लगभग 600 बीसी पहले जो सीफर्ड्स होते थे, जो भेड़ चराने वाले होते थे, उस आइसलैंड पे जब भेड़ चराने जाते थे तो वो लकड़ी के जूते पहनते थे, उसमें कील लगी होती थी, वो चिपकती थी वहां पे, है ना। At the time stayed stuck on the ground, their iron tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnets made it difficult for them to move around. ठीक है, तो ये पता चल रहा था बेटा। मतलब मैग्नेट जो वर्ड आया वो कहाँ से आया है? मैग्नीशिया, एक आइसलैंड है ग्रीस में, वहां पे नेचुरली अकरिंग ओर्स थे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते थे, तो वहां से ये वर्ड, इसका नाम मैग्नेट पड़ा। समझ गए कि नहीं? एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज आल्सो नोन एज सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, अब इसमें चाइनीज लीजेंड नैरेट्स, इसमें चाइनीज जो चाइनीज लोग थे ना, वो पहले से जानते थे इसके बारे में, और उनकी टेक्स्ट में लगभग लगभग 400 बीसी में ये मेंशन था। और चाइनीज का एक जो राजा था, पता नहीं कौन ये, द आर्म ऑफ स्टेचू माउंटेड ऑन अ चैरियट ऑलवेज पॉइंट साउथ, है ना। तो वो डायरेक्शन वगैरह का यूज करना सीख गए थे चाइनीज लोग इस मामले पे, है ना। मतलब पूरी दुनिया में अगर हम लोग बोलें तो चाइनीज लोगों ने इसको सबसे पहले यूज करना सीख गए थे मैग्नेटिज्म को, और उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं उसको। फिर सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर: अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट्स पॉइंट इन द, ये देख सेकंड जो पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip which point to the geographic north is called the North Pole, and the tip which point to the geographic south is called the South Pole of the magnet. समझ गए कि नहीं? And there is a repulsive force when North Pole of two magnet are brought close together. North Pole repel करते हैं, कॉमन बात हो गई। South Pole repel करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। And then there is a repulsive force. We cannot isolate, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the north, we cannot isolate north और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या नहीं कर सकते? आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी आइसोलेट नहीं होंगे, या यूं कहें कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। जैसे इलेक्ट्रिक पोल एग्जिस्ट करता, आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज को निकाल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज को आप निकाल सकते हो, ठीक है। आवाज आ रही बेटा बराबर? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। हाँ, आप सिंगल चार्ज को निकाल सकते हो, लेकिन आप किनको, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट के केस में खासकर, है ना। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, ये सब हो गया। सो अब इसके बाद फिर है इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। तो आप लोग टेक्स्ट बुक की रीडिंग पूरा करो, थोड़ा समझ के करो रीडिंग। बार मैग्नेट में देखो, ये एक बार मैग्नेट को आप टेबल पे रख दो, और आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पीसेस हम जिसको बोलते हैं ना, आटे, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, पाउडर, आयरन पाउडर बोल दो। अगर उसको गिरा दोगे वहां पे, तो वो इस तरह का शेप जनरेट करेंगे, है ना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस होती है, ऐसा कुछ डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया गया है। यहाँ पे ये 3 डायपोल है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की फील्ड लाइन देखो किस तरह से बन रही है, नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है? खत्म होती है कि कंटिन्यूअसली चलती है? देखो, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पे जाके एंटर हुई, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल की तरफ आ गई। मतलब कौन सी लूप बना रही है यहाँ पे?
दे आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप, है ना। उसके बाद सेकंड वाला डायग्राम है, सेकंड वाला डायग्राम करंट कैरिंग सोलिनॉइड का सेकंड वाला डायग्राम है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तीसरा डायग्राम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है यहाँ पे। फिर बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, तो जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट है ना, उसको आप सोलिनॉइड के जैसा ट्रीट कर सकते हो, या सोलिनॉइड की इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन किया, छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन तो नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। इसके अलावा डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें टॉर्क का कैलकुलेशन, है ना, जैसे करंट कैरिंग कॉइल के लिए किए थे बेटा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए किए थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो डायपोल की कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे, वो पूरी की पूरी यहाँ पे यूज होने वाली है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म की एनालॉगी बताई है, बिल्कुल वही फार्मूले, सब कुछ वही आ रहे हैं, हम भी बिल्कुल वैसे यूज करने वाले हैं यहाँ पे। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, एंड देन यहाँ पे फील्ड लाइन के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, है ना। ये चैप्टर जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस एंड नीट लेवल के लिए है। एडवांस में आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट रखना इसकी, क्योंकि एडवांस में इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नीट और जेई मेंस तक के लिए है, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस रखना। और एससीबी में एक्चुअल में अप्रोच थोड़ी अलग दी हुई है, तो वो अप्रोच अभी आउटडेटेड अप्रोच है ना, समझ गया। जो अप्रोच दी हुई है वो आउटडेटेड अप्रोच है बेसिकली, है ना, उसमें एससीबी में इस चैप्टर की खासकर। फिर है लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना एडवांस के लिए भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, डिप क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इनको यूज कर लिया जाता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म, ये भी पढ़ना हमको। इसके अलावा मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे अब मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आ जाएगा फिर, है ना, जैसे ये है बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लेड, मर्करी, नाइट्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो स्टेट बोर्ड में बेटा बस यहाँ से इतना दिया हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, बस इतना ही दिया हुआ, तो बहुत ज्यादा दिया नहीं स्टेट बोर्ड की बुक में, ठीक है। एंड बस इतना ही है ये चैप्टर, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत आसान है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है, बस इतना ही खत्म, है ना। तो हम लोग ये सब पढ़ने वाले, तो आउटलाइन आप लोगों को समझ में आ गई कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, समझ गए, आउटलाइन समझ गए क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में। यस सर। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। मैं यहाँ पे ना कंपेयर करता हूँ, पहले कंपेयर करता हूँ, मतलब कि एक बार मैग्नेट और एक सोलिनॉइड, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड मान लो, इस पे करंट आई ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड आपने लिए, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो दिस इज द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और करंट कैरिंग सोलिनॉइड बेटा कैसा बिहेव करता है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये कौन सा पोल बन रहा है बेटा, यहाँ पे इधर पे नॉर्थ पोल, एंड ये यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है इसका, साउथ पोल के जैसा यहाँ पे बन रहा है, इधर पे साउथ पोल और इधर पे कौन सा पोल जैसा दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल के जैसा दिख रहा है। सो दिस इज अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और बार मैग्नेट
कि जो फील्ड लाइंस होती है ये भी कुछ इसी तरह की होती है। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज एनी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल इधर पे साउथ पोल। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये भी क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, सो दिस इज अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, मतलब नेचुरल मैग्नेट जो होती है, दिस इज द बार मैग्नेट। ये बेटा बार मैग्नेट है यहाँ पे, ये इसका साउथ पोल हो गया इधर पे, और इस साइड पे कौन सा पोल हो गया इसका, नॉर्थ पोल हो गया। दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की लूप बना रही है यहाँ बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की लूप बनाती है, क्लोज क्लोज लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो उस पॉइंट पे क्या पता चल जाएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मतलब एक प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए क्लोज लूप वाली, तो सारी प्रॉपर्टी किसके लिए रहती है, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल वाली प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से जाके कहाँ पे टर्मिनेट होती, पॉजिटिव चार्ज में टर्मिनेट होती, और इंफिनिटी से आके, है ना, समझ गए कि नहीं, या पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे जाती है, इंफिनिटी की तरफ जाती है। ये इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, या नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये यहाँ पे फील्ड लाइन है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सोलिनॉइड, ये बार मैग्नेट, दोनों कैसे हो गए, सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट, सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों बेटा एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए यहाँ पे। सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट इस पे, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या, समझ गए। पेज नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट के बाद में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इट इज गिवन बाय m वेक्टर। बेटा सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे लिखते थे हम लोग, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, ये सॉलिनॉइड हो गया मान लो, इस पे करंट आई फ्लो होगा, है ना ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही है यहाँ पे सॉलिनॉइड की, ठीक है। इसका सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, इसका डायरेक्शन लिया जाएगा, इधर पे साउथ पोल और इधर पे नॉर्थ पोल। इस पे कितने टर्न है मान लो, देयर आर 10 टर्न्स। तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर आएगा, फार्मूला क्या रहेगा सॉलिनॉइड का, इट इज एन आई ए वेक्टर, यूनिट रहेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, समझ गए। मैग्नीट्यूड अगर देखोगे एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई क्या है बेटा यहाँ पे करंट है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर मतलब एक सिंगल टर्न का एरिया पाई आर स्क्वायर, करंट आई एन आई है, तो एक टर्न है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर एन टर्न है तो ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा सॉलिनॉइड का, ठीक है। फिर बार मैग्नेट के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, बार मैग्नेट, ध्यान देना अब इस पे अच्छे से, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, फार्मूला तो थोड़ा बदलेगा, एक्चुअल में जो पोल होते हैं ना वो थोड़े से अंदर होते हैं यहाँ पे, इनको मैग्नेटिक चार्ज हम लोग बोल रहे हैं। ये है साउथ पोल, ये थोड़ा सा अंदर रहता है, और ये है इसका नॉर्थ पोल, मतलब
ये इसकी कहलाती है इफेक्टिव लेंथ एंड इट इज नियरली 0.85 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ है। एक्चुअल में पोल एकदम किनारे पे नहीं होते, थोड़े अंदर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये डायरेक्शन ऐसा आएगा बेटा, इसमें साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए फार्मूला क्या आएगा, QM इंटू L इफेक्टिव, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे QM का मतलब हम लोग बोल दे रहे हैं इसको मैग्नेटिक चार्ज, दीज आर द मैग्नेटिक चार्ज। जैसे साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल दो और नॉर्थ पोल को क्या बोल दो आप, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल दो, है ना। मैग्नेटिक चार्ज या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भाई नॉर्थ पोल, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग बोलते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में चलता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में लेंथ L है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये 10 माइक्रोकूलम का हो गया, है ना, और ये क्या हो गई, यहाँ पे इनकी लेंथ हो गई। तो डायपोल मूवमेंट वेक्टर कैसा होता है बेटा, डायपोल मूवमेंट वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू कितना लिखते हैं हम, L के बराबर लिखते हैं। तो जो काम यहाँ पे चार्ज का होता है वही काम यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, मैग्नेटिक चार्ज दे दिए। या फिर थोड़ा और प्रॉपर अगर हम लोग जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आएगी, देख सकते हो आप, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट QM इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव, तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होती है, समझ गए। पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर बनेगी, समझ गए बेटा, समझ गए कि नहीं। L इफेक्टिव, L इफेक्टिव मतलब कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस, एंड से नहीं होता, ये थोड़े अंदर होते हैं। और L क्या है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और L इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, L इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, इट इज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक की इफेक्टिव लेंथ। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल लेंथ अलग होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब सीधा सीधा देख लोगे ये एंड टू एंड, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ लगभग 0.85 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब जो पोल है वो थोड़े अंदर एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेट के। और मैग्नेट के अगर आप टुकड़े करते जाओगे, जैसे भाई यहाँ पे भी टुकड़े कर दिए तुमने, तो फिर से मैग्नेट किस में डिवाइड होगी, ऐसा नहीं कि साउथ पोल अलग हो गया नॉर्थ पोल अलग हो गया, या ये चार्ज को सेपरेट कर लो, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए चलता है। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं चलता। मैग्नेट के अगर आप टुकड़े भी करोगे, कितने भी टुकड़े कर दो, हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं काट भी दूं, या एक लूप को अगर मैं बाहर भी निकाल दूं, तो तुम्हें पता बेटा करंट कैरिंग कॉइल की एक सिंगल लूप भी कैसा बिहेव करती है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है, समझ गए ना। जो सिंगल लूप होती है वो भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इस पे, हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं। 85 ये थोड़ा बहुत चलेगा यार, किसी मैग्नेट में 0.84 हो सकता है, किसी में 0.86 हो सकता है, ये एवरेज वैल्यू है ना, लगभग लगभग, समझ गए। फिर कैलकुलेशन के लिए अपन 0.85 भी लेंगे, नहीं, कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल में देते नहीं है, ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट देता है कि कितना है। कैलकुलेशन करने के लिए अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ दी है, जैसे 10 सेंटीमीटर दी है, तो आप कितना लोगे, 0.85 सेंटीमीटर लेके करना फिर उस पर, अगर देता है तो, ठीक है। हाँ सर। ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। और अगर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या मेंशन रहता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस ये मेंशन रहता है अधिकतर ऐसा, तो हमको वैसे ही डिस्टेंस लेके करना है, ठीक है, समझ गए। हेलो, यस सर। ओके, नोट करो फटाफट नोट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है।
मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन में। अभी अगर मान लो मैग्नेट का शेप ऐसा है, सर्कुलर मैग्नेट देखियो कहीं पे, सर्कुलर सर स्फेरिकल की डिस्क शेप का, डिस्क शेप का, सर्कुलर शेप का। हाँ सर देखो। अच्छा, जो सर्कुलर Yes, sir. मैग्नेट कहाँ पे लगी होती है, स्पीकर वगैरह में देखा है, स्पीकर फोड़ के कर, हाँ सर देखा है Yes, speaker sir. में, speaker तो में। उसमें सर्कुलर शेप की होती है। अच्छा, इसमें नॉर्थ पोल कहाँ पे और साउथ पोल कहाँ पे, कोई बता सकता है क्या? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता सकते हो कि कहाँ पे आएगा इसका? नो सर। सर उसका एक साइड, सर सर्कुलर का शायद एक साइड नॉर्थ पोल एक्ट करेगा और दूसरा साउथ पोल। साउथ पोल रहता सर। नहीं बता ही नहीं सकते ना यार, कहाँ पे नॉर्थ पोल है कहाँ पे साउथ पोल है, आप बता ही नहीं सकते इसका। सर अगर दो मैग्नेट हो तो वो कंपैरिजन से बता सकते। हाँ, अगर मान लो यहाँ से इसको काट दो, तोड़ दो इसको, मान लो यहाँ से मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे, फिर समझ गए? तो अगर आप यहाँ पे इसके दो टुकड़े कर देते हो इस मैग्नेट के, तो फिर अब इसमें पोल बन जाएंगे। तो ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। मान लो ये वाली रेडियस इसकी आर के बराबर है, तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से कहां तक का आएगा इसका? मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब ये वाला यहां से लेकर यहां तक का ये वेक्टर बनेगा मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ गए कि नहीं? ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया इसका। क्लियर हो गया बेटा? सर लेकिन सर्कुलर शेप में भी अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं ना वो मैग्नेट। नहीं तो फिर उसमें ऐसा रहेगा कि जैसे सर्कुलर शेप है और ज्यादा थिक है, तो एक तरफ का जो फेस है वो नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ वाला फिर साउथ पोल बनेगा, ठीक है। यस सर। तब फिर वैसा रहेगा, समझ गए? यस सर। ओके, तो अगर इस तरह का शेप है तो ये हो गया साउथ पोल और ये कौन सा हो गया बेटा? नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मूवमेंट ये बन गया यहाँ पे, क्लियर? तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आएगी, एनी ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज, ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है और ये है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, इनटू एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर लिखोगे यहाँ पे? 2r के बराबर लिखोगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? और अगर मान लो आर्क बन रही है यहाँ पे, ये ऐसी आर्क है, ये आर्क है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये आर्क लेंथ एल है मान लो। तो बेटा जो, और मान लो यहाँ पर ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डायपोल मूवमेंट जो वेक्टर आएगा वो कहां से कहां तक रहेगा? ये वाला रहेगा आपका डायपोल मूवमेंट वेक्टर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? ये रेडियस इसकी, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये एल इफेक्टिव। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज, ये है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, यहाँ पे ये है नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, इनटू एल इफेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें आप रिलेशनशिप देख सकते हो, जैसे थीटा रेडियन में ले लो तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, लेकिन एल इफेक्टिव और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगी क्या? यहाँ पे आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये आधा हो जाएगा एल इफेक्टिव का आधा, और ये वाला आधा एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2 का। तो साइन थीटा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा? एल इफेक्टिव का आधा बराबर है, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर? आर के बराबर। सो एल इफेक्टिव यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स आर ऑफ साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो उसकी, और लेंथ के टर्म पे, आर्क लेंथ के टर्म पे आप मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसा लिख सकते हो। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, ये आर्क लेंथ दी हुई है इतनी, ये आर्क लेंथ एल है, सेंटर से थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक के लिए चलेगा, और जो फार्मूला आएगा इसका वो QM इंटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस,
और अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में कर दूं तो ये आधा हो जाएगा एल इफेक्टिव का। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू एल इफेक्टिव बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, डिवाइडेड बाय आर, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो एल इफेक्टिव की, समझ गए? हेलो, यस ओके। सर, यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होगी? क्या बेटा? फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? फील्ड लाइंस देख, अब इसको इमेजिन ऐसे करना कि स्ट्रेट बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जो रहती ना, उसको अगर तुम थोड़ा मोड़ोगे तो पूरा सिस्टम की फील्ड लाइन वैसे मुड़ते जाएंगी, समझ गए? हाँ सर। ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। देखो अभी, हाँ, अब अगर दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को कंबाइन किया जाए, दो मैग्नेट को कंबाइन किया जाए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बनेगा, है ना? दो मैग्नेट को अगर कंबाइन करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट लिया मैंने, सपोज दिस इज फर्स्ट मैग्नेट, और ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया m1। ये दूसरी मैग्नेट अपन ने लिए ऐसे, है ना, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m2 वेक्टर। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का। तो इसका जो रिजल्टेंट डायग्राम है आप मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से बना लो, m1 m2 वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा आगे का, अब आगे का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, कौन सा लॉ लगा दोगे रिजल्टेंट बनाने के लिए? एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ की पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 इंटू कितना आ जाएगा, cos थीटा, बराबर है cos थीटा, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी गिवन बाय m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कितना, cos थीटा। इस फार्मूले से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा, मतलब पूरा वेक्टर एडिशन। जैसे ये दो मैग्नेट ले लिए अपन ने यहाँ पे, और जो कैप है वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अभी एंगल मान ले 60 डिग्री का है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका m2, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अगर मैग्नेट को ऐसे रख दिया जाए ऐसे, तो एंगल 60 डिग्री का रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदलेगा। एंगल हमेशा कहां से देखते हैं अपन, टेल टेल से या फिर हेड हेड से। तो वही रूल यहां पर भी लगेंगे, ध्यान रखना, है ना, वही रूल यहां पर भी लगेंगे। एंगल हमेशा टेल टेल से या फिर हेड हेड से देखना है। जैसे मान लो ये मैग्नेट है एक हमारे पास में, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन दूसरी मैग्नेट को ऐसा रख दिया आपने कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ हो गया, और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो ये रहेगा, और दूसरी वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तो ये हो गया m1 वेक्टर और ये हो गया m2 वेक्टर। क्या 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? कितने डिग्री का एंगल आएगा बताओ जरा, कितने डिग्री का एंगल है? एक्चुअल में एंगल कितने डिग्री का है? हाँ बोलो जल्दी से, एक्चुअल में एंगल कितने डिग्री का? तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। हाँ 120 सर। 120 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 cos 120। तो मैग्नेट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देना है, मैग्नेट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देना है कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल कोइंसाइड हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक नॉर्थ और एक का साउथ है तो फिर एंगल देखते टाइम आपको इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पे वेक्टर वाली मेथड ही लगेगी कि एंगल कैसे देखते हैं अपन दो वेक्टर के बीच में, या तो टेल टेल कोइंसाइड हो या फिर हेड हेड कोइंसाइड हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? या तो टेल टेल कोइंसाइड होने चाहिए या हेड हेड। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। ये सेकंड वाला डायग्राम है, सेकंड वाले डायग्राम में देख,
यहाँ पे एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरी वाली मैग्नेट का कौन सा पोल आया, यहाँ पे नॉर्थ पोल आया। तो दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आएगा, पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। एंगल ये 60 डिग्री है, बट यहाँ पे एक का टेल है और दूसरे का हेड है, तो ये एंगल नहीं होता वेक्टर के। समझ गए? हेलो, समझ गया कि नहीं? हाँ ओके, लिखो फटाफट लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखो इसको। हाँ बोलो बेटा। सर अगर साउथ साउथ को रिपेल करेंगे तो वो एंगल डिफ्लेक्शन के बाद वाला है ना? क्या क्या? सर साउथ और साउथ पोल को डिफ्लेक्ट करते हैं ना? अरे साउथ पोल साउथ करते हैं डिफ्लेक्ट, लेकिन हमने उसको जानबूझ के चिपका दिया, जबरदस्ती चिपका के रखा है, होल्ड चिपका के रखा है जबरदस्ती, ऐसा तो वो अट्रैक्ट करके फेंक देंगे एक दूसरे को। समझ गए? ओके सर। वो तो जबरदस्ती की है हमने वहां पे। और कुछ डाउट? फटाफट लिखो। देखो, अगर हम लोग मैग्नेट को सीधा सीधा ऐसा ऐड कर देते हैं, ये डायग्राम में एक मैग्नेट ये लिए, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दूसरी मैग्नेट को भी इसी के ऊपर रख दिए ऐसा चिपका के जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा होगी नहीं है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? ये M1, ये M2, रिजल्टेंट कितना रहेगा? या ऐसा रख दो या दोनों मैग्नेट को ऐसा रख दो, ये हो गया यहाँ पे साउथ नॉर्थ साउथ और फिर नॉर्थ, ठीक है। और ये M1 वेक्टर, ये M2 वेक्टर। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर से दोनों पोल मर्ज हो गए, एक सिंगल मैग्नेट बन गए। इट बिहेव लाइक अ सिंगल मैग्नेट, इट बिहेव लाइक अ सिंगल मैग्नेट, ठीक है, जिसका साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, इट बिहेव लाइक अ सिंगल मैग्नेट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्ट M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? दूसरा डायग्राम अपोजिट अगर रख दूं, मैं पलट के रख देता हूँ दोनों मैग्नेट को, एक ये मैग्नेट हो गई यहाँ पे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दूसरी मैग्नेट को आपने इसी के ऊपर पलट के रख दिया, ये नॉर्थ पोल, इधर पे साउथ पोल लिए, है ना। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया M1, दूसरे वाले का हो गया अपोजिट, कितने डिग्री का एंगल आ गया यहाँ पे? यहाँ पे इसी डायग्राम को ऐसा रख दो, तो ये तो रिपल्सन शो करती मैग्नेट, मतलब एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे। साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, तो ये पोल तो अभी खत्म होंगे नहीं यहाँ पे, मतलब रिजल्टेंट फिर से यहाँ पे एक मैग्नेट बनेगी, लेकिन ऐसा आप इमेजिन कर लो यार कि छोटी मैग्नेट बन गई है यहाँ पे, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो गया? कम हो गया। मान लो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, है ना, लेट, तो फिर यहाँ पे साउथ पोल रहेगा और यहाँ पे रहेगा इसका नॉर्थ पोल, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ये आ जाएगा, इट विल बी गिवन बाय M1 माइनस M2। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। नेटवर्क इशू था, फिर से बताओ ना। यहाँ पे दो मैग्नेट हैं, ये ऐसी समझ ले, ये दो मैग्नेट दिख रही हैं ऐसी, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दो अलग अलग मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है M1 और इसका M2। अगर ऐसा रख दें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा हो जाएगा बेटा? M1 प्लस M2, ये दोनों मैग्नेट मिलके एक सिंगल मैग्नेट बन जाएंगे, है ना। समझ गए? तो अगर ऐसा रखते हैं, नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ, साउथ के ऊपर साउथ, लेकिन अगर पलट के रख देते ऐसे, या फिर ऐसा अरेंज कर दें मैग्नेट, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? M1 माइनस M2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ना कम हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ को छोटा मत करना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जैसे मान लो इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L1,
तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2 हो जाएगी, यहाँ पर भी टोटल लेंथ L1 प्लस L2 होगी, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ऐसा रख रहे हो तो लेंथ तो अलग ही चलेंगी फिर यहाँ पे। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमारा पर्पस किसको बताना था, हमारा पर्पस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट को बताना था कि कैसा होता है। और अगर एंगल बना के रखते हो, कुछ एंगल बना के रखते हो, तो वो तो अपन ने इसके पहले वाले पेज पे देखे थे कि अगर एंगल बना के रख दिए तो फिर रिजल्टेंट कैसा बनता है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। ज्यादा पावर समझ ले उसका, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा मतलब ज्यादा पावर एक प्रकार से, बट पावर इज डिफरेंट टर्म। आप मैग्नेट का पावर आप बोल सकते हो ऐसा, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब उसके पावर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है? यस सर, समझ गया। ओके सर मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है? क्या बेटा? मैग्नेट में मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है? देख, मैग्नेटिज्म कोई भी मटेरियल हो, मैग्नेटिज्म का कारण क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लेकिन मैग्नेट में जो चार्ज पार्टिकल के मोशन होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती है उस मटेरियल की। समझ गए? इसमें ये मैग्नेटिज्म क्यों नहीं शो करता, लेकिन इसका हर एटम मैग्नेट है, क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट है, हर एटम मैग्नेट है। लेकिन ओवरऑल मटेरियल मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी हर एटम के जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट करते जा रहे हैं। लेकिन मैग्नेट ऐसी होती हैं, जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से होती है कि उनके जो एटॉमिक मैग्नेट हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए वो बिहेवियर शो करने लगते हैं वैसा। समझ गए? हाँ सर। चलो फटाफट हो गया लिखकर। सर एक और बार बोलना जो बोले। मैंने ये बोला था बेटा कि हर एटम एक मैग्नेट होता है। ये प्लास्टिक में भी ये मैग्नेट, ये पेन ना मैग्नेटिज्म शो करता है क्या? नहीं करता। लेकिन इसका हर एटम मैग्नेट होता है, क्योंकि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, मोशन है। और मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ पे है, सोर्स क्या मैग्नेटिज्म का? मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल बना है वो एटम से मिलकर बना, और एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म हर एटम से आता है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो सोर्स सभी का एक ही होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते, बार मैग्नेट हो गए, वो इस तरह से हो गए यार, वो मटेरियल ऐसा बना है कि उसके जो एटॉमिक मैग्नेट हम बोले, एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म उनका ज्यादा होता है, ज्यादा पावर क्रिएट कर देते। समझ गए? यस सर। हो गया लिखकर? लिखकर हो गया ये? अरे लिखकर हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी से, लिखकर हो गया? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल को रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल बेटा, है ना। मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसके लिए ना हम लोग चार्ज पार्टिकल को लेते पहले। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ये कौन सी लाइन है बताना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये कौन सी लाइन कहलाती है अलोंग द लेंथ? कौन सी लाइन है ये बताओ जरा, ये कौन सी लाइन है? ये टोटल लेंथ है। हाँ, ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के फार्मूले देख लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और ये शॉर्ट डायपोल है, तो यहाँ से x डिस्टेंस विच इज मच ग्रेटर देन लेंथ, ये कोई पॉइंट हमने लिया a। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, फार्मूला याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक्सियल लाइन पे, ये कौन सी लाइन कहलाती है इसकी, ये एक्सियल लाइन कहलाती है। दिस इज द एक्सियल लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी कहलाती है, दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इसको?
इक्विटोरियल, याद है कि नहीं, भूल गए? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला बताओ, सबसे सिंपल वाला। एक्सियल पे K2T डिवाइडेड बाय x क्यूब। K की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पोजीशन पे Kp/x²। भी किसको शो कर रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल को शो कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, इक्विटोरियल पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट वेक्टर के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे E इक्विटोरियल पे इट इज Kp/y³। ये डिस्टेंस बेटा यहाँ पे y है, विच इज मच ग्रेटर देन लेंथ। ये डिस्टेंस y है ना, समझ गए कि नहीं? और पोटेंशियल कितनी होती? इक्विटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल होती है 0। और कोई और पोजीशन ले लें हम लोग, रैंडम पोजीशन, यहाँ पर से थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे P। तो इसको कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व करके सॉल्व करके बताया था, P इक्विटोरियल, P एक्सियल। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी यहाँ पर, ये रिजल्टेंट फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। ये रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगी। P यहाँ पे अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। फार्मूला याद है किसी को रिजल्टेंट फील्ड का? रिजल्टेंट फील्ड एट P पॉइंट इट इज Kp/r³। ये डिस्टेंस r है, मच ग्रेटर देन l। और रूट के अंदर फार्मूला था 3 cos² थीटा प्लस 1। याद है कि नहीं? क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एक्सियल पे, और ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? Kp cos θ/r²। और ये जो एंगल आता है यहाँ पे tan अल्फा, इट इज 1/2 tan थीटा के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की कॉन्सेप्ट थी पूरी, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है। और ये बार मैग्नेट के लिए आने वाला, देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो इनको इस तरह से याद रखना है आपको। इस पेज का स्क्रीन, इस पेज को लिख लो पहले आप लोग फटाफट, क्योंकि मैग्नेटिज्म वाला बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जहां जहां पे P आया वहां पे M से रिप्लेस करना है। इसलिए फटाफट 3 मिनट के अंदर लिख लो, कंजूसी नहीं करना, मतलब पूरे पेज पे आना चाहिए पूरा डिस्कशन। इस तरह से लिखना है, फटाफट लिखो, है ना। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट नोट करो बेटा। अब मैग्नेट के लिए क्या करना है? मैग्नेट के लिए देख बहुत आसान काम है मैग्नेट के लिए। यहाँ पे मैंने मैग्नेट बना दिया, ये बार मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट बना दिया, हमारे लिए बहुत आसान काम, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और ये बन गई मैग्नेट, और ये क्या बन गया यहाँ पे? मैग्नेटिक चार्ज बन गई। एक हो गया नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बन गया, है ना। मैग्नेट बना दिए और ये मैग्नेटिक चार्ज हो गए। और यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा? दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया। यहाँ पे K की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? K की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दोगे? μ0/4 पाई से। μ0/4 पाई से यहाँ पे E एक्सियल पे, अब ये जो काम है ये क्या बन गया? B। ये तो वही रहेगा, जहां पे P आया था वहां पे आप लिख दोगे M। समझ गए? जहां जहां पे P था वहां वहां पे क्या लिखते जाओगे? M लिखते जाओगे। जहां पे E था वहां पे क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। जहां पे P है वहां पे हो गया M। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, जहां जहां पे E था वहां पे क्या बन गया? B बन गया। अरे बोलो भाई कुछ, समझ गए कि नहीं? यस है ना। तो बिल्कुल वही फार्मूले, सब कुछ वही है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। देखो यहाँ पे QM × L इफेक्टिव, ये बन गया यार मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे। तो जो कैलकुलेशन है फील्ड के, पोटेंशियल के, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। इवन बोर्ड एग्जाम में भी ना ये डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, है ना, एज पर एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड हो, क्योंकि सिमिलैरिटी है पूरी की पूरी। तो कंपटीशन पर्पस के लिए भी आपको सिमिलैरिटी को ही ध्यान रखना है कि कैसे लिखे। देखो मैंने यहाँ पे पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन था पूरा की पूरा मैंने टर्न कर दिया, चेंज कर दिया मैग्नेट, बार मैग्नेट के। समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर।
सॉल्ट बार मैग्नेट मतलब जिसका मैग्नेट छोटा मैग्नेटिक डायपोल है जिसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, पूरा की पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन है बार मैग्नेट के वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे डिस्कशन होने वाले। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर की रीडिंग करो पूरा, ठीक है, पूरा की पूरा रीड करना चैप्टर को, और हो सके तो उसके क्वेश्चन आंसर लगाना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है कि लिखना है? इसको भी लिखना है। देखिए, ये मैग्नेट के लिए कर दिया अपन ने, इसके पहले किसके लिए किए थे? डायपोल के लिए। तो रिकॉल करवाया और देखो मैग्नेट के लिए बना दिया, पूरा की पूरा वही डिस्कशन। तो लिखना है कि स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन कॉपी पे नोट करना है इस पेज को, है ना?